हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय का रिवीजन कर रहे हैं और उसमें आज मैं लेकर आया हूं इतिहास की किताब से मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। यह जो पाठ है यह एक बहुत बड़ा पाठ है, लगभग 9 अध्यायों में इसको विभाजित किया गया है। 4 अंकों से परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे और इस पाठ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक तरह से हल्का एक कॉन्सेप्ट लाइन तो चलती है, लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं, यानी हमको इसको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि इसमें से कौन सी लाइन कौन सी चीज़ पूछ ली जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चूंकि यह पाठ बहुत ज़्यादा लंबा है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। चलिए अपन सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि जब किताबों की छपाई नहीं हुई थी, जब दुनिया में प्रिंटिंग होती ही नहीं थी, तब दुनिया कैसी रही होगी, लोग एक दूसरे के साथ में कैसे बिहेवियर रखते होंगे प्रिंटिंग के सेंस में। जैसे ही मुद्रण तकनीक दुनिया में आई, सामाजिक जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आ गया। मतलब मुद्रण संस्कृति ने लोगों के जीवन बदल दिए, मुद्रण संस्कृति ने रजवाड़े बदल दिए, मुद्रण संस्कृति ने दुनिया से अनेक राजवंशों को उखाड़ कर फेंक दिया। ये मुद्रण संस्कृति की शुरुआत कहाँ से हुई होगी? निश्चित रूप से मुद्रण की यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो हमारी ये मुद्रण की यात्रा हमारे ही पड़ोसी चीन से शुरू होती है, यानी पूर्वी एशिया से। पूर्वी एशिया से मुद्रण की शुरू हुई यह यात्रा यूरोप पहुंचती है और यूरोप से फिर आती है भारत। भारत में मुद्रण यूरोपी लेकर आए, लेकिन इसके पहले भारत में मुद्रण कैसा होता था उसको अगर हम देखते हैं तो अखलाक नाशिरी नाम की किताब है एक, जो 1595 में लिखी गई थी। उसका लेखन सुलेखन और चित्रकारी द्वारा किया गया था। सुलेखन यानी हाथ से सुंदर राइटिंग वाला कोई बंदा जो है वह उसको लिख दिया करता था। तो इस तरह से मुद्रण संस्कृति की शुरुआत हुई। लेकिन हमें अभी भारत की मुद्रण संस्कृति की बात नहीं करनी है, हमें यह जानना है कि इस दुनिया में मुद्रण संस्कृति की शुरुआत कैसे होती है। मुद्रण संस्कृति की शुरुआत जो है चीन, जापान और कोरिया से विकसित हुई होती है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं शुरुआती छपी किताबें जो कहाँ पर आईं, तो उत्तर मिलता है चीन में। चीन एक ऐसा देश था जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ था। उनमें से एक महत्वपूर्ण आविष्कार था कागज का। कागज का आविष्कार चीन में होने के कारण वहाँ पर प्रिंटिंग भी सबसे पहले आई। और चीन में जो प्रिंटिंग आई थी वह प्रिंटिंग थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में होता क्या था कि इस तरह का एक लकड़ी का एक ब्लॉक हुआ करता था, उस ब्लॉक के ऊपर कुछ लिख दिया करते थे, जैसे मान लो 1 2 3 इस तरह से छेनी हथौड़े का प्रयोग करके, औजारों का प्रयोग करके अंकों को, शब्दों को उभार लिया जाता था और उनके ब्लॉक बना लिए जाते थे और लकड़ी के एक बॉक्स में उनको इस तरह से फिट कर दिया जाता था और उसके ऊपर फिर कागज को रख करके और कुछ बेलन वगैरह चला देते थे, जिससे वह आकृति जो है कागज के ऊपर छप जाया करती थी और इस तरह से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हुआ करती थी। यह प्रिंटिंग सामान्य तौर पर एकॉर्डियन शैली की किताबों में होती थी। एकॉर्डियन शैली में एकॉर्डियन जो है वह एक वाद्य यंत्र होता है जिसमें ये आपको इस तरह से दिखाई देता है। इसकी आकृति कुछ इस तरह की होती है, इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह की होती है। तो इस तरह से किताबें छापी जाती थी। किताबों को लिखने वाले जो सुलेखक हुआ करते थे उनको वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के पहले खुशनवीस कहा जाता था। वो किताबों को हाथ से लिखा करते थे। चीन का जो राजतंत्र था वह मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक था और चीन ही वह पहला देश था दुनिया में जिसने सिविल सेवा परीक्षा आरंभ की। चीन की जनसंख्या शुरू से ही ज़्यादा रही है, तो वहाँ पर एक अच्छी खासी सिविल सर्विस व्यवस्था लागू की गई थी, यानी यूपीएससी का एक बड़ा एग्ज़ाम वहाँ पर लिया जाता था। उसमें बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी, बहुत ज़्यादा बच्चे परीक्षा देने के लिए बैठते थे। तो उन बच्चों को तैयारी के लिए किताबों की भी ज़रूरत होती थी, तो बहुत ज़्यादा किताबें मुद्रित हुआ करती थी। वो सारी होती थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से। चीन की जो शहरी कल्चर की बात करें तो पढ़ाई करना वहाँ पर एक शगल था, यानी लोगों का एक शौक़ था कि हमें पढ़ाई करना ही है और इसीलिए संघाई प्रिंटिंग कल्चर जो है वह बहुत ज़्यादा फेमस हुई। हाथ से छपाई के बाद वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बाद मशीनी छपाई का दौर आगे चल के दुनिया में आता है और इस तरह से दुनिया प्रिंटिंग कल्चर में आगे बढ़ती जाती है। चीन के बाद प्रिंटिंग का काम होता है जापान में। हालांकि जापान की अगर हम बात करते हैं तो जापान में जो प्रिंट कल्चर है वह चीनी बौद्ध प्रचारकों के द्वारा 768 से 770 ईस्वी में पहुंचती है और जब प्रिंट कल्चर पहुंच जाती है इसके भी 100 साल बाद 868 ईस्वी में वहां पर एक किताब छपती है जिसका नाम है हीरक सूत्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डायमंड सूत्र। परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि जापान में मुद्रित पहली किताब का नाम क्या है, तो आपको यह लिखना होगा।
जापान का जो वर्तमान शहर है टोक्यो, उसका पुराना नाम हुआ करता था एदो। एदो जो है उस समय मुद्रण संस्कृति का हब हुआ करता था, प्रिंट कल्चर का एक अग्रदूत नगर था। वहाँ पर एक चित्रकार हुआ करते थे कितागावा उतामारो। उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें शहरी जीवन का चित्रण किया गया था। उसका शीर्षक था उकियो। उकियो का मतलब होता है तैरती दुनिया के चित्र। उकियो चित्रकारी जो कला थी उसके अन्य चित्रकार थे माने, मोने और गॉग। इन लोगों ने उकियो विधा के चित्रों का अंकन किया था। जापान के बाद में फिर प्रिंट कल्चर पहुंचती है कोरिया। कोरिया में हमको त्रिपिटिका कोरियाना नाम का एक बौद्ध ग्रंथ दिखाई देता है। वह बौद्ध ग्रंथ जो है 13वीं शताब्दी में लिखा हुआ है, जिसको अब यूनेस्को मेमोरी ऑफ रजिस्टर में दर्ज किया गया है। कोरिया की एक महत्वपूर्ण किताब है जिगजी। जिगजी जो है एक बौद्ध ग्रंथ है जिसे मेटल टाइप मुद्रण से प्रिंट किया गया है। इसमें बौद्ध धर्म की जो जैन साधु होते हैं उनका जिक्र किया गया है। साथ ही साथ चीन, जापान और भारत के जो महत्वपूर्ण 150 बौद्ध भिक्षु हैं उनका भी इस किताब में उल्लेख किया गया है। यह किताब 2 खंडों में है, जिनमें से एक खंड तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो दूसरा खंड है वह फ्रांस के मेमोरियल में रखा हुआ है और इसे भी यूनेस्को मेमोरी ऑफ रजिस्टर में दर्ज किया गया है। अब इस तरह से चीन, जापान, कोरिया से होते हुए प्रिंट कल्चर पहुंचता है यूरोप। यूरोप में प्रिंट कल्चर पहुंचने का एक ही रास्ता था उस दौर में, वह था सिल्क रूट। सिल्क रूट से चीनी कागज़ यूरोप पहुंचा, सिल्क रूट से ही मुद्रण की संस्कृति यूरोप पहुंची और उसको ले जाने वाले यात्री थे मार्को पोलो। 1295 में अपनी यात्रा के दौरान मार्को पोलो चीन पहुंचे और चीन से उन्होंने मुद्रण का ज्ञान लेकर के इटली आ गए। इसके बाद जब वो इटली पहुंचे तो इटली से फिर यह मुद्रण का जो वुड ब्लॉक कल्चर है वह धीरे धीरे करके यूरोप में फैलता चला गया। यूरोप से फिर किताबें सारी दुनिया में निर्यात होती, क्योंकि यूरोपीय देश जो है सारी दुनिया में अपना उपनिवेश बनाए हुए थे, तो उन लोगों का आना जाना होता था, तो वहाँ से किताबें दुनिया भर में निर्यात हुआ करती थी। शुरुआती दौर में तो क्या था कि किताबों की जब मांग बढ़ी तो जो पांडुलिपियाँ थीं उनसे उन मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता था। पांडुलिपियाँ जो है बहुत नाजुक और कमज़ोर होती थीं, जिससे उनका लाना ले जाना बड़ा कठिन होता था और वो इस तरह से लिखी होती थी कि उनको डेली अपन उपयोग में नहीं ला सकते थे। तो इसकी वजह से जब ये किताबों की मांग बढ़ी तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन भी बढ़ता चला गया। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में किताबों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। अब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से इसको पूरा करना संभव नहीं था, तो निश्चित रूप से इसको और स्पीड अप करने की ज़रूरत महसूस हुई। तब सामने आते हैं स्ट्रेसबर्ग जर्मनी के निवासी योहान गुटेनबर्ग। इन्होंने 1448 ईस्वी में एक प्रिंटिंग प्रेस बना दी। चूँकि इनके पिता जो थे वो एक व्यापारी थे जैतून का तेल की, तो जैतून के तेल निकालने की जो विधि थी, जिस मशीन से जैतून का तेल निकाला जाता था, उसी मशीन का मॉडल जो है उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के लिए तैयार कर लिया। इसीलिए इसे प्रिंटिंग प्रेस मॉडल भी कहा जाता है। और इस प्रिंटिंग प्रेस मॉडल से सबसे पहले योहान गुटेनबर्ग ने बाइबल की किताब छापी। शुरुआती 180 किताबों को छापने में लगभग 3 वर्ष लगे और यह उस समय की सबसे तेज़ रफ्तार मानी जाती है। जैसे हम पुराने समय में सुनील गावस्कर के समय भले कितनी गेंदों में उसने शतक मारा हो, लगता था बहुत तेज़ शतक किया है, लेकिन आज के 2020 में वह कम लगता है। तो ठीक इसी तरह से बाइबल की वो किताब जो 3 साल में 180 छपी थी, वे बहुत अच्छी मानी जाती थी। बाइबल की जो 180 किताबें थीं उनकी सबकी अपनी विशेषताएँ थीं। उसका कारण था कि जो बाइबल का जो पेज हुआ करता था उसमें केवल आसपास के हाशिए छोड़कर इतने भाग में प्रिंटिंग हुआ करती थी और आजू बाजू जो है वो चित्रकारों के द्वारा नए नए और अच्छे चित्र बाइबल की कथाओं से उकेरे जाते थे और इस तरह से हर किताब अपने आप में यूनिक हो जाती थी। कुछ तो अक्षरों के अंदर भी कलर भर दिए जाते थे, जिससे हर पाठक को ये लगता था कि ये किताब स्पेशल मेरे लिए ही बनी है। तो इस तरह से 180 किताबों में से 130 बिक जाती हैं, केवल 50 किताबें ही मात्र रह जाती हैं। जर्मनी से यह छापाखाना धीरे धीरे करके यूरोप में पहुंच जाता है। योहान गुटेनबर्ग का जो प्रेस मॉडल था उसको अगर हम इस तरह से देखते हैं, यहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है ये प्लाटेन। ये ऊपर से एक व्यक्ति जो है इसको प्रेस कर रहा है। ये प्लाटेन के नीचे वुड ब्लॉक लगा हुआ और वुड ब्लॉक के नीचे लगा हुआ है पेपर। तो इस तरह से इसको जोर से दबा के प्रेस करके और कागज के पीछे उसकी छाप ले लेते थे। इस तरह से योहान गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग मॉडल जो है जर्मनी और जर्मनी से सारे यूरोप में फैल गया। अब मुद्रण की क्रांति यूरोप में आ चुकी थी, तो चलिए अपन देखते हैं कि मुद्रण क्रांति किस तरह से आई और उसका क्या असर हुआ। इस बीच में आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से पांडुलिपियाँ
प्रचलन में थी। ठीक उसी तरह से ताम्रपत्र और वेलम जो है एक चमड़े की पतली सतह होती थी जिसको लिखने के काम में लिया जाता था, उसको वेलम कहते थे। यह भी ताम्रपत्र और ताड़पत्र की तरह हुआ करता था। चलिए देखते हैं मुद्रण की यह क्रांति जो आ गई थी उसका असर क्या होता है। जब मुद्रण क्रांति पूरी यूरोप में फैली और धीरे धीरे करके किताबों की छपाई की संख्या बढ़ती गई तो वह सस्ती होती गई, और सस्ती होने की वजह से मुद्रण के लाभ जो है वह ये हुए कि अब किताबों का अधिक उत्पादन होने लगा, कम समय में उनको ज़्यादा मात्रा में छापा जाने लगा, जिससे वह नए पाठक वर्गों तक पहुंचने की क्षमता रखने लगी। इसके अलावा उस दौर में यूरोप में क्या था, साक्षरता की दर बहुत कम थी। तो साक्षरता की दर कम होने के कारण बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो अनपढ़ों के लिए भी किताबें छापी जाने लगीं और उसे गाथा गीत के माध्यम से छापा जाता। और ये गाथा गीत जैसे आजकल आप लोग देखते हैं कि भागवत कथा में कथावाचक लोग एक किताब से पढ़ते हैं और बाकी सारी सामने जनता जो बैठी है उसको सुनती रहती है, ठीक उसी तरह से उस दौर में यूरोप में बहुत सारे लोग सामूहिक रूप से एक समूह बनाकर खड़े हो जाते और एक व्यक्ति आता और उन गाथा गीतों को पढ़कर सुना देता। इस तरह से मुद्रित संस्कृति जो है वह मौखिक संस्कृति के साथ में मिलाप करती हुई हमको दिखाई देती है। परीक्षा में प्रश्न आता है मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में कैसे दाखिल हुई, तो आप इस तरह से उसको बता सकते हो। भागवत कथाएं आजकल का उदाहरण हमको दिखाई देती हैं, ठीक इसी फॉर्मेट में वहाँ पर गाथा गीत लिखे जाते थे। अब जब नया पाठक वर्ग तैयार हो गया, किताबें हर व्यक्ति के हाथ में पहुंच गईं, धार्मिक किताब ही बाइबिल नाम की सबसे पहले लिखी गई, और जब बाइबिल की किताब धीरे धीरे करके लोगों के हाथों में पहुंचती गई तो सभी लोगों ने उन किताबों का इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से उन्होंने करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे धार्मिक विवाद भी पैदा होने लगे। और जो प्रो रिलीजियस लोग थे, जो चर्च के हिमायती लोग थे, उनके अंदर प्रिंट का एक डर बैठ गया, और डर बैठने का कारण था सबसे बड़ा मार्टिन लूथर जो थे वे प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे, और इन्होंने 95 संस्थापनाएं लिखी थीं, और वे संस्थापनाएं रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए लिखी थीं। इसके लिए उन्होंने उनको राइट अप में लेकर के और उसे चर्च की दीवार पर ले जाकर के चस्पा कर दिया। मार्टिन लूथर किंग इसीलिए कहते हैं कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और यह उसका सबसे बड़ा तोहफा है। हालांकि उनके जो विरोधी हैं इरेस्मस, वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते। हालांकि इरेस्मस भी रोमन कैथोलिक चर्च के पक्षधर नहीं थे, लेकिन वे मार्टिन लूथर किंग की बात से भी सहमत नहीं थे। वे कहते थे कि किताबें तो भिनभिनाती हुई मक्खियां हैं जो चाहे जहां पहुंच जाती हैं। मार्टिन लूथर किंग के प्रयासों से हुआ क्या कि धर्म सुधार आंदोलन चल गया, एक तरह से प्रोटेस्टेंट आंदोलन। एक तरह से प्रोटेस्टेंट जो है वो एक अलग ही वर्ग बन गया, अलग ही संप्रदाय बन गया ईसाईयत के अंतर्गत। अब इस वर्ग ने बाइबिल नाम का जो धर्म ग्रंथ था उसकी अपने हिसाब से विवेचना शुरू कर दी। जब यह ग्रंथ जन सामान्य के हाथों में गया तो सभी लोग उसकी अपने अपने हिसाब से व्याख्या करने लगे, और चर्च द्वारा की जाने वाली व्याख्याएं गौड़ होने लगी, उस पर कोई ध्यान नहीं देने लगा। इसकी वजह से क्या हुआ, इस मुद्रण का चर्च और चर्च के हिमायती लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। मुद्रण का विरोध जब हुआ तब चर्च ने जो है इंक्विजिशन की स्थापना कर दी। इंक्विजिशन जो है एक तरह की धार्मिक अदालत है जो धर्म विरोधियों को सजा देने का काम करती है, और यह रोमन कैथोलिक संस्था के अंतर्गत काम करती है। इसने 1558 ईस्वी में 1558 में इसने क्या किया कि प्रतिबंधित किताबों की सूची जारी कर दी। उसी समय क्या होता है कि इटली का एक मजदूर होता है मैनोकिया, उसके हाथ में भी एक किताब लग जाती है बाइबिल की, और वह उस किताब की व्याख्या अपने अनुसार करता है और अन्य लोगों को भी बताता है कि भैया चर्च का पादरी ऐसा कहता है, वैसी बात नहीं है, किताब तो ये कह रही है, मेरे अनुसार तो ऐसा होना चाहिए। तो इस वजह से इटली के इस किसान को इंक्विजिशन के माध्यम से सजा देने का काम किया गया। लेकिन एक बार मुद्रण का तीर कमान से निकल चुका था, अब वह पूरे जुनून के साथ आगे बढ़ रहा था, तो यूरोप में भी पढ़ने का जुनून आगे दिखाई देता है। यूरोप में धीरे धीरे करके साक्षरता दर में वृद्धि दिखाई देती है, और उसका कारण ये होता है कि प्रोटेस्टेंट जैसे धार्मिक समुदाय जो है गाँव में स्कूल आरंभ करते हैं, जिसकी वजह से साक्षरता की दर जो है 60 से लगभग 80% तक पहुंच जाती है। 2011 की जनगणना में अगर देखा जाए तो अभी हमारे भारत की साक्षरता दर जो है अभी 80 से पीछे है, लेकिन वहाँ पर यह साक्षरता दर उस दौर में लगभग 18वीं शताब्दी में हमको दिखाई पड़ती है। अच्छा, किताबों को सस्ता बनाने का भी प्रयास किया जाता है। इसके लिए सामान्य तौर पर विक्रय योग्य किताबें जैसे पंचांग, पैनी, चैपबुक, एक पैसिया किताब इत्यादि बनाई जाती हैं। जैसे आप लोगों ने ट्रेन या बसों में देखा होगा कि लोग किताबें बेचते नज़र आते हैं, उसी तरह की किताबें चैप बुक हुआ करती थी, जिसे चैपमैन बेचा करते थे। पैनी यानी 1 पैसे में बिकने वाली किताब, पंचांग यानी
ग्रह नक्षत्र तिथि वार इत्यादि दिखाने वाला जो कैलेंडर होता था उसको पंचांग कहा जाता था। फ्रांस में भी बिब्लियोथिक ब्लू नाम की इसी तरह की गुटका किताबें, पॉकेट किताबें बेचने का काम, प्रिंट करके बेचने का काम हुआ करता था। इसके साथ साथ साक्षरता दर में वृद्धि के साथ साथ उसी दौर में हम देखते हैं कि दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की रचनाएं भी सामने आती हैं। वैज्ञानिकों की अगर हम बात करते हैं तो आइजैक न्यूटन जैसे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने आविष्कारों को, अपनी वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट्स को, अवधारणाओं को प्रकाशित करने का काम किया। तो वहीं पर टॉमस पेन, वॉल्टेयर और जियो जॉक रूसो जैसे लोगों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राजत्व के दैवी सिद्धांत पर कुठाराघात किया, उनको नकारने की बात कही। तो इस तरह से ये बातें अब आम जनता के बीच में लोकप्रिय होने लगी, लोगों के अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता विकसित होने लगी। इसकी वजह से लोगों ने अब निरंकुशवाद के खिलाफ एक तरह से झंडा उठा लिया। दुनिया के जालिमों अब तुम हिलोगे, इस नारे के साथ में लोग आगे बढ़े। एक उपन्यासकार हैं मर्सिये ने छापा खाने की प्रगति को दुनिया का सबसे ताकतवर औजार बताया है और ये बताया कि इससे जो जनमत की आंधी बन रही है उसमें निरंकुशवाद उड़ जाएगा, क्योंकि अब लोग राजत्व के दैवी सिद्धांत को नकारने लगे थे और संवैधानिक व्यवस्थाओं की बात करने लगे थे। ये जो लुई सेबेस्टिये था, इसका जो हीरो होता था उपन्यासों का, वह ऐसा बनाया जाता था कि वह किताबों को पढ़कर घोंटता और घोंटकर पूरे समाज को बदल दिया करता था। इस तरह से उसकी किताबें जो है वह पूरी दुनिया में लोकप्रिय होने लगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि रूसो के विचारों को पढ़कर फ्रांस में क्रांति के वातावरण को, क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार होती है। चलिए देखते हैं कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति को कैसे प्रभावित किया। मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया, उसके 3 रीजन हमको दिखाई देते हैं। पहला, ज्ञानोदय आता है वॉल्टेयर और रूसो जैसे रचनाकारों की रचनाओं से। उनके अंदर राजत्व के दैवी सिद्धांत की भावना समाप्त हो जाती है, चर्च के प्रति उनका रुख जो है वह रूखा हो जाता है। ये लोग अब खुलकर निरंकुशवाद की आलोचना करने में सक्षम हो जाते हैं। वाद विवाद कल्चर भी एक शुरू हो जाता है, जब प्रो चर्च के लोग अपनी बातें छाप रहे हैं, बाइबल की अपनी व्याख्या छाप रहे हैं, प्रोटेस्टेंट वाले अपनी व्याख्याएं छाप रहे हैं, जनता के सामने दोनों तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो इस तरह से लोगों के अंदर पुराने और नए मूल्यों के बीच में वाद विवाद कल्चर पैदा हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसा साहित्य भी लिखा जाने लगा जो भय के कारण भूमिगत होता था, यानी राजा की अगर आलोचना करनी है तो कुछ गुमनाम कार्टून, व्यंग इत्यादि बनाते थे, जिससे राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाया जाता था। तो इस तरह के भूमिगत साहित्य ने भी फ्रांसीसी लोगों की भावनाओं को बदलने में मदद की और मुद्रण संस्कृति के माध्यम से वहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति हमको दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से हमने देखा कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस की क्रांति हो जाती है। इसके बाद में शुरुआत होती है 19वीं सदी की। 19वीं सदी में कल्चर ने अब अपना दायरा बढ़ा लिया था। 19वीं सदी में जो प्रिंटिंग कल्चर है वो हमको बच्चों, महिलाओं और मजदूरों तक जाता हुआ दिखाई पड़ता है। बच्चों की अगर बात करें तो अब प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी यूरोप में और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा किताबें छपने लगी थी। फ्रांस की अगर हम बात करें तो 1857 में जब हम हमारे लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे, तब फ्रांस की सरकार ने वहाँ के बच्चों के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी थी। हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय वाले अध्याय में पढ़ा है कि जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने फेरी टेल्स नाम से लोक कथाओं का संकलन 1812 में किया था। इसके अलावा बहुत सारी महिला पाठक थी जिन्होंने जैन ऑगस्टिन, ब्रांट बहनें, जॉर्ज इलियट जैसे महिला लेखकों की रचनाओं को पढ़ा और नारियों के नए नए रूपों से वे परिचित हुईं। इस तरह से हमने बच्चों और महिलाओं के मुद्रण संस्कृति के साथ में जुड़ाव की बात देखी। मजदूर की अगर हम बात करें तो मजदूर भी इस मामले में पीछे नहीं रहे। मजदूरों की इतनी आमदनी तो थी नहीं कि वे किताबों को खरीद सकें, तो उनके लिए पुस्तकालयों की स्थापना कर दी गई। अब वे किराए से किताबें ले जाते और उनको पढ़ा करते थे। तो इस तरह से किताबों की मांग बढ़ने लगी, अखबारों की मांग बढ़ने लगी, यानी मुद्रित सामग्री की मांग बढ़ने लगी। तो जैसे जैसे मांग बढ़ने लगी तो प्रेस में भी परिवर्तन हुआ, यानी यहाँ पर भी नई नई तकनीकें आईं। अभी तक क्या हो रहा था, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और जैतून प्रेस के माध्यम से प्रिंटिंग का काम हो रहा था। लेकिन न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने एक भाप शक्ति से चलने वाले बेलनाकार प्रेस को बना लिया। इस तरह से प्रेस में और ज़्यादा स्पीड आ गई। इसके अलावा ऑफसेट प्रिंटिंग का भी एक ऑप्शन आ गया, जिसमें एक ही पेज में 6 तरह के रंगों का प्रयोग किया जाने लगा। मुद्रक और प्रकाशक जो थे अब लगातार नए नए पाठकों की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने उपन्यासों को भी लिखना और लिखवाना शुरू किया और उनको एक तरह से धारावाहिक के रूप में उनको प्रकाशित करने का काम किया, जिससे एक नया पाठक वर्ग तैयार हुआ। जैसे भारत में चंद्रकांता जैसी रचनाएं अनेक खंडों में लिखी गई हैं, ठीक इसी तरह से यूरोप में भी यह तकनीक शुरू हो गई।
1930 का विश्व आर्थिक मंदी का दौर आता है, उस समय भी कागज़ पर मुद्रण का दौर जारी रहा। कागज़ पर असर पड़ा तो मुद्रकों ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, किताबों का जो कवर था उसको हटा दिया, कलर प्रिंटिंग उसका हटा दिया और बिना जिल्द की किताबें छापना शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने अपने पाठकों तक किताबों को भेजने का सिलसिला जारी रखा। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरे यूरोप में किस तरह से मुद्रण संस्कृति ने अपना स्थान बनाया और वह पूरी दुनिया में छाती चली गई। इसके बाद अब बारी आती है हमारी भारत में मुद्रण संस्कृति के बारे में। भारत में मुद्रण संसार की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले ये जानना होगा कि भारत में प्रिंटिंग आने के पहले किस तरह से यहाँ पर काम होता था। तो जब भारत में प्रिंटिंग आई उसके पहले संस्कृत, अरबी और फारसी में हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियाँ प्रचलित थीं। पांडुलिपियाँ विशेषकर ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी और उनको ऊपर एक तख्ती लगाकर उनको सुरक्षित रखा जाता था। पांडुलिपियाँ बहुत नाजुक होती थी, उनका परिवहन बड़ा कठिन काम था, इसलिए पांडुलिपियाँ जो है वे ज़्यादा सफल नहीं हुई। हम पूर्व औपनिवेशिक काल में बंगाल की बात करते हैं तो आज का हमारा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और बांग्लादेश मिलाकर ये पूरा बंगाल कहलाता था। वहाँ पर प्राथमिक शालाओं का एक बड़ा जाल हमको दिखाई पड़ता है, जहाँ पर रटंत प्रणाली से शिक्षा दी जाती थी। उसमें होता क्या था कि गुरुजी जो है याददाश्त के माध्यम से कोई चीज़ बोला करते थे और बच्चे उसको लिख लिया करते थे। इस तरह से बिना किताब पढ़े वहाँ पर साक्षरता का दौर हमको दिखाई पड़ता है। ये तो हो गई मुद्रण संस्कृति के आने के पहले की एक संक्षिप्त बातें जो हमने उसको देखी। लेकिन सवाल ये आता है कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग का काम लेकर आया कौन। तो यह काम सबसे पहले भारत में किया था पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली जो सबसे पहले गोवा आए थे उनके साथ आए थे जेसुइट पुजारी। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी भाषा में पहली किताब छापी थी। इसके बाद तमिल भाषा की पहली किताब छापी थी कैथोलिक पुजारियों ने। कैथोलिक पुजारियों ने ही पहली मलयालम किताब छापी थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में यूरोपियों के द्वारा पहली किताब छपी, लेकिन अंग्रेजी का अभी कहीं पर हमको नामो निशान दिखाई नहीं पड़ता है। अंग्रेजी भाषा की प्रेस जो है भारत में बहुत देर तक हमको दिखाई नहीं पड़ती। हमें भारत में बहुत देर बाद 1780 में भारत में बंगाल गजट के नाम से एक अखबार हमको साप्ताहिक दिखाई पड़ता है, जो जेम्स आगस्टस हिक्की के द्वारा स्थापित किया हुआ होता है। जेम्स आगस्टस हिक्की यानी हिक्की का जो बंगाल गजट था वह अंग्रेजी प्रभाव से मुक्त था और बिल्कुल निर्द्वंद होके बगैर किसी डर या भय के वह अंग्रेजों की भी बुराइयों को उस अखबार में छाप दिया करता, जिसकी वजह से तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस पर मुकदमा चला दिया। बाद में एक और दूसरा बंगाल गजट जो था उसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया। ये गंगाधर भट्टाचार्य राजा राम मोहन राय के करीबी व्यक्ति हुआ करते थे। भारत में मुद्रण संस्कृति आ गई, भारत में भी ये काम होने लगा। तो निश्चित रूप से जिस तरह से यूरोप में मुद्रण संस्कृति आई थी तो वहाँ पर भी धार्मिक मसले प्रकट होने लगे। तो भारत में भी ये चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि भारत भी धार्मिक मामलों में बहुत सारी कुरीतियों से होकर गुजर रहा था। तो यहाँ पर धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें तैयार हो जाती हैं। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी के माध्यम से विधवा विवाह, सती प्रथा और मूर्ति पूजा, ब्राह्मण पुजारी वर्ग के द्वारा स्थापित की गई कुरीतियाँ, इन तमाम चीज़ों पर लिखना और छापना शुरू कर दिया। जब राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी में ये सब लिखा तो उनके खिलाफ एक पत्रिका समाचार चंद्रिका शुरू की गई, जिन्होंने संवाद कौमुदी में लिखे हुए लेखों का विरोध करना शुरू कर दिया। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में भी 2 अखबार निकाले। एक का नाम था जामे जहां, दूसरे का नाम था शमसुल अखबार। मुद्रण का असर केवल हिंदू धर्म की व्यवस्थाओं पर हुआ हो ऐसा नहीं है, मुस्लिम लोग भी इसके डर से पीछे नहीं थे। तत्कालीन उलेमा जो इस्लामियत के बारे में जानकारी रखते थे, उनको ये लगता था कहीं अंग्रेज ऐसा ना हो कि मुसलमानों को नई नई किताबों को पढ़ाते हुए धर्मांतरण कर लें। तो यहाँ पर देवबंद सेमिनरी नाम की, यानी एक तरह से जमात कह सकते हैं, देवबंद नाम की एक जमात ने फतवे जारी करना शुरू कर दिए और उसने इस्लामी संप्रदाय, इस्लामी धर्म को लेकर अपनी व्याख्याएं प्रकट करना चाहिए और इस तरह से लोगों को अपने धर्म से जोड़ने के लिए मुद्रण संस्कृति का सहारा लिया। हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण रचना है तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस। इस रचना का पहला मुद्रण 1810 में कलकत्ता से किया गया। लखनऊ में नवल किशोर प्रेस, बम्बई में वेंकटेश्वर प्रेस, इन्होंने भी भारत की अनेक भाषाओं में किताबें लिखना शुरू कर दी। अब भारत में धार्मिक किताबों का मुद्रण होने लगा और इसकी वजह से सार्वजनिक बहसें सामने आने लगीं।
क्या हुआ कि अभी तक धार्मिक किताबों की वही व्याख्या लोगों को पता चलती थी जो पंडित या पुजारियों के द्वारा की जाती थी, लेकिन अब जब किताबें छपकर बाहर आने लगी तो लोग उसको पढ़कर अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करने लगे और इस तरह से सार्वजनिक बहसें और मुसाहिबे सामने आने लगे। लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मतांतर ही पैदा नहीं किए, बल्कि इसने समुदायों के अंदर से और विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत से जोड़ने का काम भी किया। और इसका प्रभाव हमको प्रकाशन के नए रूपों में दिखाई पड़ता है कि छापे खाने से नए तरह के लेखन की एक भूख पैदा हो गई। यूरोप में विकसित उपन्यास साहित्य विधा आ चुकी थी, यही विधा भारत में भी आ गई। यहाँ पर गीत, कहानियाँ, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर ये बातें रखी जाने लगीं और यह आम पाठकों की दुनिया का यह एक हिस्सा बनकर रह गया। अब मुद्रण संस्कृति में मौखिक संस्कृति का प्रवेश तो हो चुका था, अब दृश्य संस्कृति का भी प्रवेश होता है। राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों के माध्यम से उनका मुद्रण करवाकर दृश्य संस्कृति का इसमें प्रवेश किया। गरीबों के लिए भी मुद्रण किया जाने लगा और पुस्तकालयों की स्थापना की जाने लगी। सस्ती तस्वीरें और कैलेंडरों को गरीबों के घरों में पहुंचाया जा सके, ऐसी व्यवस्था की जाने लगी। सामाजिक और राजनीतिक कैरिकेचर और कार्टून्स जो है वे 1870 के दशक में तैयार किए जाने लगे। अब मुद्रण के माध्यम से साम्राज्यवादी शक्तियां और राष्ट्रवादी शक्तियों के बीच में एक दूसरे के साथ में तनातनी होने लगी। तो इस तरह से प्रकाशन के हमने दृश्य रूप को भी देखा। अब इस प्रकाशन ने भारत की महिलाओं पर क्या प्रभाव डाला, उसको अगर हम प्रकाशन के नए रूप के अंतर्गत देखते हैं तो हम पाते हैं कि उदारवादी परिवारों में तो महिलाओं की शिक्षा दी जाती थी। बहुत सारे लोग ये थे कि उनके अंदर ये भय था, कुछ दकियानूसी मुसलमान थे, कुछ परंपरावादी हिंदू थे। उनको ये लगता था कि अगर ये किताबें महिलाएं पढ़ेंगी तो वे बिगड़ जाएंगी। तो उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं की किताब पढ़ने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन तब भी हम देखते हैं रस सुंदरी देवी जैसी महिलाएं जो है चोरी छुपे अपने परिवारों में किताबें पढ़ती सुनती हैं और उन्होंने अपनी आत्मकथा को आमार जीवन के नाम से 1876 में प्रकाशित करवा लिया। कैलाश वासनी देवी नाम की महिला ने घरेलू महिलाओं के जीवन पर एक किताब लिखी, जबकि उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा पर ताराबाई शिंदे और रमाबाई ने किताब लिखी। राम चड्ढा जो कि खालसा पंथ के अंतर्गत आते थे, उन्होंने अपनी बेस्ट सेलिंग किताब स्त्री धर्म विचार की रचना की। तो इस तरह से स्त्रियों का भी मुद्रण संस्कृति से भारत में जुड़ाव दिखाई देता है, स्त्रियों का जुड़ाव दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए भारत में अभी कोई मुद्रण की बात नहीं की गई है। हाँ, गरीबों के लिए मुद्रण की जरूर बात होती है कि गरीब जनता या वो जनता जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी थी या जिसके साथ में सामाजिक भेदभाव किए जा रहे थे, उनके लिए भी प्रिंट कल्चर सामने आता है। अब किताबें चूंकि जब बाहर आती हैं तो धर्म के अंदर की बातें भी धीरे धीरे करके बाहर आने लगती हैं कि किसी भी शुरुआती धर्म ग्रंथ में छुआछूत इत्यादि की बात नहीं लिखी गई है। तब इस तरह से जातीय व्यवस्था के भेदभाव को उजागर करने वाली किताब गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी जाती है। पेरियार जिसका नाम ईवी रामास्वामी नायकर है, उनके द्वारा सच्ची रामायण लिखी जाती है। एक मिल मजदूर हैं काशी बाबा, जिन्होंने छोटे बड़े सवालों के माध्यम से मिल मजदूरों की दुर्दशा का चित्रांकन और रेखांकन किया है। सुदर्शन नाम के मजदूर ने सच्ची कविताएं नाम की एक कविता की रचना की, जबकि असमिया जो साहित्यकार हैं लक्ष्मी नारायण बैजबरुआ, उन्होंने ओ मोर अपुनर्देश नाम की रचना की। तो इस तरह से गरीब जनता के बीच में भी उन्हीं के वर्गों के लोगों ने रचनाएं करके मुद्रण के माध्यम से अपनी बातों को जनता के बीच में पहुंचाना शुरू किया। ये वो लोग थे जिन्होंने इन रचनाओं को आगे बढ़ाया। जैसे ये चित्र आपको दिख रहा है, लक्ष्मी नारायण बैजबरुआ ये हैं ज्योतिबा फुले, ये हैं पेरियार और ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस तरह से जब प्रिंट कल्चर आया तो लोगों ने अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ में साझा करना शुरू किया। तब राष्ट्रवादी आंदोलन के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करते हैं कि प्रिंट और प्रतिबंध के संदर्भ में, तो शुरुआती दौर में यानी 18वीं शताब्दी के अंतिम दौर में इन्होंने सेंसरशिप की कोई बात नहीं की। लेकिन जब धीरे धीरे करके वो देखे कि हिक्की का बंगाल गजट लगातार अखबारों में आग उगल रहा है, केसरी में कुछ बातें लिखी जा रही हैं, तब फिर उन्होंने शुरुआती दौर पर प्रतिबंध लगाए। और वो भी इसलिए लगाए ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर जो व्यापार का एकाधिकार था कहीं वो छिन ना जाए। इसलिए उन्होंने कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कुछ कानून ले आए और प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। हालांकि टॉमस मेकाले नाम का अंग्रेज अफसर जो था वह प्रेस के प्रति उदार था, लेकिन फिर भी 19वीं सदी के अंत तक यानी 1878 आते आते भारतीय भाषाओं का जो प्रेस था उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उसका नाम रखा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसकी वजह से
बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास होता है और बाल गंगाधर तिलक की परिपाटी निभाते हुए दूसरी बार मोहनदास करमचंद गांधी को भी अखबार में साम्राज्यवाद के खिलाफ में लिखने के कारण 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई देती है। तो इस तरह से महात्मा गांधी भी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रेस की अभिव्यक्ति और उसकी आज़ादी की बात लगातार करते रहते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, जाना और समझा बहुत स्पीड के साथ में मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया को। निश्चित रूप से ये पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा है और बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं, तो इसमें अपन कोई कॉन्सेप्ट लाइन तो नहीं ढूंढ सकते, लेकिन हाँ इसको हमने ये चीज़ ज़रूर देख लिया कि चीन से शुरू हुआ, जापान में गया, फिर इसके बाद कोरिया गया, कोरिया के बाद में चीन, इसके बाद में चीन से ही पहुंच गया यूरोप, यूरोप से फिर भारत आ गया, भारत में आने के बाद में इसने अलग अलग वर्गों में मुद्रण संस्कृति के क्या प्रभाव पड़े, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें जानी और समझी। इस अध्याय से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब चूंकि इस वीडियो को और ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए इसको मैं यहीं पर विराम देता हूं। चलिए आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। मुझे दीजिए इजाज़त, कल एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।